हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं करती हूँ स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन में। आज हम करने वाले हैं चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी, जो कि हमारे नेट के सिलेबस यूनिट 7 में लगी हुई है और हम शॉर्ट नोट्स में करेंगे थोड़े इस समय में, जो ताकि हमारी पूरी कहानी रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, चंद्रदेव से मेरी बातें का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1904 है। 1904 में लिखी गई है चंद्रदेव से मेरी बातें। और किसने लिखी है? राजेंद्र बाला घोष ने लिखी है। और इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। और इस कहानी को जो है पहली राजनीतिक कहानी भी माना जाता है। और अगर कहानी की शैली की बात करें तो यह जो है पात्रात्मक शैली में लिखी गई है। ठीक है, राजेंद्र बाला घोष जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह बंग महिला के नाम से ही जो है लिखती हैं। ठीक है, और हिंदी कहानी के जो प्रारंभिक रचनाकार हैं उनमें राजेंद्र बाला घोष जी का विशेष स्थान है। राजेंद्र बाला घोष जी हिंदी की पहली मौलिक कहानी लेखिका के रूप में भी चिरस्मरणीय है। ठीक है, हिंदी में बहुत सी बांग्ला कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, लेकिन जो इनकी मौलिक कहानी है वो कौन सी है? पहली मौलिक कहानी होने का प्रथम जो श्रेय है वो किसको जाता है? किसको जाता है? दुलाई वाली को जाता है। ठीक है, और ये कौन सी है? ये है चंद्रदेव से मेरी बातें। दुलाई वाली भी जो है हमारे सिलेबस में लगी हुई है। इसके बाद हम दुलाई वाली करेंगे। ठीक है, तो चलिए। और जो इसके अलावा अगर हम कहें, चंद्रदेव से मेरी बातें जो है पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। इसमें पात्र नहीं है, केवल चंद्रदेव और लेखिका के आपसी बातें हैं, जिन्हें लेखिका जो है चंद्रदेव को पत्र के माध्यम से बताना चाहती है भारत के विषय में। ठीक है, अतः यह एकात्मक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो देखिए, राजेंद्र बाला घोष जो बंग महिला के नाम से लिखती थी, इनके द्वारा रचित कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। राजनीतिक कहानी है, पात्रात्मक शैली में लिखी गई है, और जो इसकी भाषा है वो व्यंग्यात्मक है। ठीक है, इसमें कोई पात्र नहीं है, तो इसलिए यह एकात्मक कहानी है। इसमें जो है अंग्रेज़ों के समय में भारत की क्या स्थिति थी उसका वर्णन किया गया है व्यंग्य शैली में। ठीक है, पात्र की बात करें तो भगवान चंद्रदेव, इन्हें संकेत करके पात्रात्मक शैली में कहानी का जो है लेखन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में जो है चंद्रदेव के माध्यम से किस पर व्यंग्य किया गया है? लॉर्ड कर्जन पे व्यंग्य किया गया है। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के वायसराय थे, और उन्होंने ही 1905 में जो है बंगाल का विभाजन का बीज बोया था, और 1905 में ही बंगाल का विभाजन हो भी गया था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन भारत में जो है अपने पद पर काफ़ी समय तक बने रहे थे, और वो अपने पद पर बना रहना चाहते थे, इसलिए यहाँ की जनता जो है उन्हें बहुत ही ज़्यादा नापसंद करती थी। इस बात को लेखिका के जो है हम बातों में भी देख सकते हैं, इनकी कहानी में भी देख सकते हैं। लेखिका चंद्रदेव से इस प्रकार कहती है कि आप इतने समय से अपने एक ही पद पर बने हुए हैं, क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं होते? तो ये किस पे व्यंग्य किया गया है? लॉर्ड कर्जन की, जो काफ़ी समय तक वॉइसरॉय बने रहे थे। ठीक है, इस कहानी के अगर केंद्रीय विषय की बात की जाए तो इसका केंद्रीय विषय क्या है? नीति और राजनीति है। इसमें देश की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी का चित्रण किया गया है। नारी की दीनहीन दशा का और उसके दासत्व के व्यवहार को भी प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के जो शासनकाल में जो है स्त्रियों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। भारत की जो है स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी। भेदभाव किया जाता था लोगों में, जो है अच्छी नौकरियां नहीं दी जाती थी भारतीयों को, बल्कि अंग्रेज़ों को ही अच्छी नौकरियां दी जाती थी। तो ठीक है, इन्हीं सब पे जो है व्यंग्य किया गया है। यहाँ जो देश के राजा थे उन्हें भी मतलब राज्यों के जो राजा थे उन्हें भी जनता से या प्रजा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब आप ये कह लीजिए कि वो प्रजा के सुख और हित के बारे में ना सोचकर केवल अपने सुख और हितों के बारे में सोचते थे, और अंग्रेज़ अपनी मनमानी जनता के ऊपर करते थे, जिसकी वजह से उनकी दयनीय स्थिति हो गई थी। किसकी दयनीय स्थिति हो गई थी? जनता की। ठीक है, तो इन्हीं सब पर व्यंग्य किया गया है, किस तरह से जो है राजा रीढ़ी विहीन हो गए थे, या फिर ये कहिए कि अपने कर्तव्य से विमुख हो गए थे। स्त्रियों की दशा कितनी दयनीय हो गई थी। इसके अलावा प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही थी, रंग भेद की नीति अपनाई जा रही थी। अंग्रेज़ जो है बहुत भेदभाव करते थे, गोरे लोगों को अच्छी नौकरियां देते थे, और हिंदू भारतीय जो थे उन्हें अच्छी नौकरियों पे नहीं रखा जाता था। ठीक है, चलिए। अब पृष्ठभूमि, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में 1904 में हुआ था, और भवदेव पांडे जी ने इसे कहानी हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। तो ये आ सकता है
किसने माना है हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी? भवदेव पांडे जी ने। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है कुछ विषय भी आए हैं, कुछ विषयों के नाम आए हैं, आपको उन्हें भी जानना ज़रूरी है, तो एक नज़र देख लेते हैं। पक्षपात, अंग्रेज जो भारतीयों के साथ करते थे। कलकत्ता की इसमें बात हुई है। वाहन, एकता का सूत्र, परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान के विषय में बात की गई है। चिकित्सा के विषय में बात की गई है। बिजली, तंत्र विज्ञान और कानून आदि। ठीक है, तो इन निम्नलिखित विषय आए हैं, आपको इन्हें भी याद रखना है। आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। ठीक है, उस वक्त की जो तत्कालीन आर्थिक राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी, और उसी के जो बारे में है चंद्रदेव से बातें कर रही हैं कौन? लेखिका। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य है। अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य है, क्योंकि क्या होता था उस समय में, अंग्रेज जो हैं भारतीयों को बिना किसी सबूत या फिर बिना किसी मुकदमे के सीधे सजा दे देते थे, और अंग्रेज़ों को जो है काफ़ी रियायतें दी जाती थी, तो उनकी न्याय व्यवस्था जो थी काफ़ी बेकारी थी, और उस पर व्यंग्य किया गया है इस कहानी में। इसके अलावा रंग भेद और पक्षपात, सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह, उच्च शिक्षित वर्ग की काठ के पुतलों से तुलना की गई है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षित वर्ग की किससे तुलना की गई है? काठ के पुतलों से। भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह किससे किया जा रहा है? चंद्रदेव से किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है। मसलन कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा क्या है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो विद्वान हैं उन पर भी व्यंग्य किया गया है। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आई होप आपने कहानी पढ़ ली होगी। पात्र इसमें कोई है ही नहीं, एकात्मक कहानी है, पत्रात्मक शैली में लिखी हुई है, 1904 में प्रकाशित हुई थी। कहाँ? सरस्वती पत्रिका में। अब इसके कुछ पंक्तियाँ देख लेते हैं जो प्रमुख उदाहरण है और परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर है, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा, ओहो, देवता भी आपकी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। ठीक है, तो इसमें वो कह रही हैं कि अगर आपको भी अंग्रेजी जाति की सेवा करनी है, क्योंकि वो गौर जाति के हैं ना, तो कह रहे हैं कि आप एप्लीकेशन भेज दें। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान मिलेगा, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। देखिए, भारतीयों का जो रंग था वो थोड़ा सांवला था ना, कृष्णांग था, तो इसलिए भेदभाव किया जाता था। अंग्रेज जो हैं उच्च पदों पर अंग्रेजों को ही आसीन करते थे, भारतीयों को नहीं करते थे। तो लेखिका कह रही है क्योंकि जो चांद है वो सफ़ेद होता है, गोरा होता है, तो इसलिए उसे तो उच्च पद प्राप्त हो जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बन के आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। देखिए, ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। आगे देखिए, जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक न कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास वृत्ति ही लिखी थी। तो इन पंक्तियों में क्या है, स्त्रियों की दशा का वर्णन किया गया है, क्योंकि उस समय स्त्रियों की दशा भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी अंग्रेज़ों के समय में, है ना।
चलिए आगे चलते हैं। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रस्तुता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों को अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। गौरांग महाप्रभु अंग्रेजी साम्राज्य के लिए कहा जा रहा है। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीदान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधारों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं वे भी काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उनके रक्षक नाचते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। तो इसमें किस पर व्यंग किया गया है? देसी राजाओं पर व्यंग किया गया है जो अंग्रेजी शासन की हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। ठीक है, वो जैसा अंग्रेज कहते हैं वैसा ही करते हैं। उन्हें जनता की सुख से या जनता के दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह उससे बिल्कुल विहीन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हरिपदो भदवा त्रिलोक्य पावनी सिरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृत्ताकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। इसमें किसका वर्णन है? गंगा पर बन रहे पुल और बांधों के मार्फत आधुनिक विकास की आलोचना की गई है। ठीक है, गंगा नदी पर जो है बांध बनाए जा रहे थे, पुल बनाए जा रहे थे, उसी के विषय में बातें की गई है। ठीक है, आपको याद रखना है कौन सी नदी का वर्णन है? गंगा नदी का वर्णन है। और गंगा नदी के लिए क्या हुआ है प्रयोग? हरिपदो भदवा त्रिलोक्य पावनी सुरसरी। ठीक है, इस नाम का प्रयोग हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। आगे चलिए। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ का ईडन गार्डन तो पारिजात पारिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है? प्रकृति की छेड़छाड़ पर व्यंग किया गया है। और कौन से जो है स्थान का वर्णन है? कलकत्ता का वर्णन है। और कलकत्ता में भी ईडन गार्डन का वर्णन किया गया है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि अब स्थान पूछे जाते हैं तो इसमें कलकत्ता का वर्णन है और ईडन गार्डन का वर्णन हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेकर आए। ठीक है, तो फैमिली डॉक्टर कौन है? धन्वंतरी महाशय। और चीफ जस्टिस कौन है? चित्रगुप्त। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के अंग्रेजी डॉक्टरों को सन्निकट चिकित्सा संबंधी कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि अर्थात कानून व्यवस्था को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। तो इसमें क्या है? अंग्रेजी डॉक्टर और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। इसमें एक बार फिर से हम जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे नज़र डाल लेते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें लिखा किसने है? राजेंद्र बाला घोष जी ने। राजेंद्र बाला घोष जी को क्या कहा जाता है? बंग महिला कहा जाता है। और उनकी चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी 1904 में लिखी गई है और प्रकाशित कहाँ हुई है? सरस्वती पत्रिका में। कहानी की शैली पात्रात्मक है और भवदेव पांडे जी ने क्या कहा है? इसको हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कहा है। ठीक है, इसके अलावा यह एकात्मक कहानी है। ठीक है, और इसमें एक तो कलकत्ता का वर्णन है और कई विभागों का वर्णन है, कानून व्यवस्था का वर्णन है, एक उच्च शिक्षित वर्ग को जो है काठ के पुतलों से जिसकी तुलना की गई है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो शिक्षित हैं, विद्वान हैं, उन पर भी इसमें व्यंग किया गया है। रंग भेद पक्षपात का जो है वर्णन किया गया है, किस तरह से जो है अंग्रेजी सरकार रंग भेद करती है, पक्षपात करती है अंग्रेजों और भारतीयों में। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है,
चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।